जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 16 अगस्त के करंट अफेयर पर। देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए इस वीडियो में सबसे खास बात क्या है, 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया था और जितनी भी योजनाएं लॉन्च की थी उन सभी के बारे में, उनसे रिलेटेड प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन के सभी उत्तरों की। देख क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो देखिए इनका नाम है सोमा मंडल। और दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2020 से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। तो देखिए अरुणोदय योजना को लागू करेगी असम की सरकार 2 अक्टूबर 2020 से। और तीसरा था कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। तो देखिए ये मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। और चौथा था कि विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 13 अगस्त। और पांचवा था कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी आंध्र प्रदेश की है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सुरेश रैना का जन्म जो है ये किस राज्य में हुआ था। तो देखिए सुरेश रैना जो है इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में। देखिए जो आपके सुरेश रैना है इनका जन्म 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर जो कि गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है, तो वहां पर हुआ था। और इन्होंने अपने वनडे करियर यानी कि एक दिवसीय करियर की शुरुआत 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। और इन्होंने अपने T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। और इन्होंने 26 जुलाई 2010 को भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। तो ये बेसिक डिटेल्स है सुरेश रैना के बारे में। और देखिए जो सुरेश रैना है इन्होंने अपने एक दिवसीय करियर में कुल 226 मैच खेले हैं और इसमें इन्होंने कुल 5,615 रन बनाए। और इसके अलावा इन्होंने 19 टेस्ट मैचों में 768 रन बनाए थे। तो ये सारी डिटेल्स याद रखिएगा, एक एक डिटेल्स जो है ये प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने अपने वनडे करियर में कितने रन बनाए और कितने मैच खेले थे, कितने टेस्ट मैच खेले और कितने रन बनाए, बाकी ये कहाँ पे पैदा हुई थी, सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। और देखिए दूसरा प्रश्न है कि भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था रांची में। देखिए जब महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ था तो उस समय रांची बिहार का पार्ट हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में रांची जो है ये झारखंड का पार्ट है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। देखिए जो आपके महेंद्र सिंह धोनी हैं इनको जो है विश्व क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तानों में से एक माना जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। और देखिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय करियर यानी कि वनडे मैचों की शुरुआत जो है की थी 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के विरुद्ध। और जो आपके महेंद्र सिंह धोनी हैं इन्होंने अब तक कुल 341 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने कुल 10,500 रन बनाए थे। और जो आपके महेंद्र सिंह धोनी इन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 2 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के विरुद्ध की थी। और ये जो है टेस्ट करियर में इन्होंने कुल 90 मैच खेले और कुल 4,876 रन बनाए इन 90 टेस्ट मैचों में। और देखिए आपके महेंद्र सिंह धोनी है इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की शुरुआत 1 दिसंबर 2006 को की थी। और जो आपके महेंद्र सिंह धोनी है इनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप तथा 2013 का ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता था। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जैसे कब जो है इन्होंने T20 विश्व कप जिताया भारत को, कब जो है जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जिताया, और कब जो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी किस वर्ष इन्होंने जिताई भारत को, ये सारी डिटेल्स पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो जितने भी अब तक मतलब ऐसे प्रश्न बने हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है, तो ये धोनी के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो देखिए पीएम मोदी ने
74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में अपने भाषण के दौरान इन्होंने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया। प्रोजेक्ट लायन क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट लायन में एशियाई शेरों का संरक्षण शामिल है और इसमें आधुनिक तकनीकों को शामिल करने करके जो है इनके आवास विकास पर फोकस किया जाएगा। इनके प्रजनन वगैरह की जो है व्यवस्था की जाएगी ताकि इनकी संख्या बढ़ सके भारत में। और देखिए जो आपका ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ये क्या चीज़ है? देखिए जो आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले बता दूं, जो आपकी डॉल्फिन है ये मुख्यतः गंगा नदी में पाई जाती है। और जो आपकी गंगा नदी की डॉल्फिन है ये जो है लुप्त प्राय प्रजातियों की IUCN रेड सूची के तहत जो है लुप्त प्राय घोषित की गई है। और इसके जो है जनन यानी कि प्रजनन और विकास के लिए जी, इसके संरक्षण के लिए जो है और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में और प्रोजेक्ट लायन के बारे में याद रखिएगा। इन देखिए नाम से ही पता चल रहा है प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन, यानी कि इनके संरक्षण की बात हो रही है, इनके संरक्षण के लिए योजना चलाई जा रही है। और चौथा प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के 74वें समारोह में अपने संबोधन के दौरान किस राज्य के ऑप्टिक फाइबर लिंकिंग की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, जो आपका लक्षद्वीप समूह है, देखिए ये केंद्र शासित प्रदेश है। और ये आपका इंडिया का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, अगले मैप में चले जाते हैं। देखिए ये आपका इंडिया का मैप है और लक्षद्वीप कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इसको कनेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा ये कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री एरिया है भारत का, तो चीन जो है देखिए ये अपना विस्तारवादी नीति की तहत जो है मतलब भारत में विस्तार करना चाहता है, भारत के कई सारे इलाकों पर ये कब्जा करना चाहता है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो हमारा कोस्टल एरिया है इसमें कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं भारत के, जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन और दीव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कनेक्टिविटी रहेगी, संचार का माध्यम तगड़ा रहेगा, तो हम वहाँ से यानी कि लक्षद्वीप से, देखिए जहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा मैप में ले चलता हूँ फिर से। देखिए ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपका लक्षद्वीप है। अगर यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इसको अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो अगर चाइना अगर इधर से कुछ मतलब अपनी गतिविधियां करता है इस अंडमान सागर में, तो हम सीधे सीधे यहाँ से अपना जो है कम्युनिकेट करके भारत सरकार को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमें क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से अपने इन द्वीपीय क्षेत्रों को जो है कनेक्ट कर रही है ताकि हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर जो है शुरू की जा सके। देखिए जो आपका लक्षद्वीप अंडर सी परियोजना है, इसको 1000 दिनों में पूरा किया जाएगा और ये शेष भारत और लक्षद्वीप के बीच संचार को जो है बढ़ावा देने में मदद करेगा। और देखिए जो आपका ये केबल है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ये 400 गीगाबाइट्स प्रति सेकंड तक इंटरनेट स्पीड बढ़ाएगा। साथ ही ये जो है द्वीपी यानी कि जो आपके द्वीप हैं जैसे कि अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4G मोबाइल सेवाओं और डिजिटल सेवाओं जैसे ई गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, पर्यटन, टेली हेल्थ को बढ़ावा भी देगा। तो ये डिटेल्स याद रखेगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पटकाई स्वायत्त परिषद और सोम स्वायत्त क्षेत्र के संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो देखिए ये समिति जो है बनाई गई है चोउना मीन की अध्यक्षता में। चोउना मीन कौन है? देखिए चोउना मीन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, चोउना मीन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, तो इसकी स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र वर्तमान में भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं और ये स्वदेशी समुदायों के लिए विशेष अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। तो देखिए डिमांड चली कि इसको जो है 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। और 6ठी अनुसूची क्या कहती है? देखिए अरुणाचल प्रदेश को 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग की जा रही है ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी बनाया सके। इसके अलावा 6ठी अनुसूची जो है स्वदेशी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैध स्वामित्व को सक्षम बनाएगी। 6ठी अनुसूची क्या है? देखिए 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषद शामिल है और ये है असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में। इसी तरह जो आपके ये 10 स्वायत्त जिले हैं और देखिए इसके द्वारा स्वायत्त जिला परिषदों का जो गठन करके आदिवासी आबादी के अधिकार हैं तो इनकी रक्षा की जाती है। देखिए भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 244, ठीक है, तो अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275 ये विशेष प्रावधान करते हैं। और स्वायत्त परिषद जो है ये जो आपके 10 हैं, ठीक है, इनकी क्या शक्तियाँ हैं? देखिए स्वायत्त परिषद भूमि प्रबंधन, वन प्रबंधन, ग्राम परिषद के गठन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, विवाह, सामाजिक रीति रिवाजों,
खनन, धन उधार, संपत्ति की विरासत, गांव और नगर स्तर के पुलिसिंग पर कानून बना सकती है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और अरुणाचल प्रदेश जो है, देखिए, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य मतलब कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे पूर्व में स्थित है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, यानी कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। और यहाँ ये जो है यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र बना था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ की पॉपुलेशन है 12.6 लाख। छठा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए, जो आपका भारत का केंद्रीय जल आयोग है, इसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू करने के लिए अभी हाल ही में गूगल के साथ साझेदारी की है। देखिए, गूगल जो है ये पहले से ही भारत में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सार्वजनिक अलर्ट भेज रहा है। और अब इस नई पहल के साथ लोग अब गूगल सर्च का उपयोग जो है क्वेरी दर्ज करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल स्तर की वर्तमान स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, ये क्या चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि आजकल ये काफ़ी चर्चा में है। देखिए, जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि केंद्रीय जल आयोग किसके अंतर्गत संचालित होता है, तो ये जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत जो है संचालित होता है। और जो आपका केंद्रीय जल आयोग है, इसके कार्य क्या क्या हैं? देखिए, इसका कार्य है बाढ़ का प्रबंधन और नियंत्रण करना, विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करना और भारत में विश्लेषित किए गए हाइड्रोलॉजिकल डेटा को एकत्र संकलन और प्रकाशित करना, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का निर्माण, विकास, जांच और कार्यान्वयन करना, सिंचाई परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन करना, वर्षा, तापमान, अपवाह इत्यादि के बारे में आंकड़े एकत्र करना। तो ये कार्य हैं केंद्रीय जल आयोग के। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो देखिए, भारत सरकार ने अभी हाल ही में लेबनान में जो है कुल 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। देखिए, अभी हाल ही में लेबनान के बेरूत में एक बम धमाका हुआ था 4 अगस्त 2020 को। और देखिए, 4 अगस्त 2020 को जो ये लेबनान के बेरूत में धमाका हुआ था, तो यहाँ पर जो है 3000 टन संग्रहित अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हुआ था, जिससे कुल 170 लोग मारे गए थे और 6000 लोग जो है वहाँ पर घायल हो गए थे। देखिए, भारत सरकार ने लेबनान में बेरूत विस्फोट से प्रभावित लोगों के लिए C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट के माध्यम से ये सहायता भेजी है। कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि किस युद्धपोत या फिर किसके माध्यम से जो है सहायता भेजी गई। तो जो भारत का C-17 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, इसके माध्यम से ये 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी गई है लेबनान देश को। और इसमें जो है गेहूं का आटा, दाल, चीनी, कंबल, स्लीपिंग मैट, चिकित्सा आपूर्ति आदि शामिल हैं। और जो आपका लेबनान देश है, देखिए, ये आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। कैपिटल बेरूत है इसकी और करेंसी यहाँ की लेबनीज पाउंड है। लेबनान की टोटल जनसंख्या है 68.5 लाख। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लॉन्च किया है? तो देखिए, जो आपका ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, इसको लॉन्च किया गया 15 अगस्त 2020 को। और देखिए, इस राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय को एक हेल्थ आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। और जो आपका ये आईडी कार्ड होगा, इसमें व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार, निदान के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी होगी। और जो आपका ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, तो मिशन जो है पूरी तरीके से तकनीकी आधारित होगा। और इस मिशन का उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य देखभाल की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार करना होगा। और इसे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत के तहत जो है संचालित किया जाएगा पूरे भारत में। तो जो आपका ये राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, इसका डेट याद रखिएगा क्योंकि ऐसी योजनाओं के, ऐसे मिशन की डेट एग्जाम में पूछ जाते हैं कब इसको लॉन्च किया गया। तो ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के बारे में। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम सृजन है, इसको लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ऑनलाइन पोर्टल सृजन को लॉन्च किया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और जो आपका सृजन नाम का ये ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो कि वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग के द्वारा आयात की जा रही हैं।
और इससे भारत के घरेलू उद्योगों को इन विशिष्ट वस्तुओं पर अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। देखिए, भारत सरकार इन वस्तुओं के डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहा है। तो ये डिटेल्स याद रखना आपको कि अभी हाल ही में जो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत में रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन को लॉन्च किया है। और 10वां प्रश्न है कि 15 अगस्त 2020 को भारत के किस क्रम का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, इस साल हमने 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है क्रम से। और देखिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, एग्जाम में पूछ भी गई है। देखिए, भारत जो है ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। और भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ये लाल किले को से संबोधित करते हैं। और एक बेसिक पॉइंट और है, देखिए 26 जनवरी को जो है जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये संबोधित करते हैं राष्ट्र को, ठीक है। लेकिन 15 अगस्त को कौन संबोधित करता है? 15 अगस्त को यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, इसको सबका दायित्व है ये। और देखिए, आज की क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? आंसर बताइए। और तीसरा कि किस व्यक्ति को इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजी, मसालेदार हरमर मिर्च और मिंदोली केला को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? उत्तर बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि कौन से तिब्बती आध्यात्मिक लीडर जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई और ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का नवंबर 2020 में विमोचन करेंगे? उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।